नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में वायदा किया था कि भैया मैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जो है आपको कराऊंगा। जो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी प्रश्नों को आपको मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा। तो उसी वायदे पर कायम रहते हुए मैं यहाँ आपके लिए कुछ चुनिंदा मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारी परीक्षा के लिए उन प्रश्नों को लेकर के आ चुका हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट रहेगा एग्रोनॉमी। यूपी बोर्ड क्लास 12th का ये सब्जेक्ट है हमारा एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान जिसे हिंदी में कहते हैं। और इसका जो पेपर होता है टोटल 50 नंबर का आता है। देखिए पेपर पैटर्न के बारे में पहले ही मैं बना चुका हूँ एक वीडियो, जिसे जाकर के आप देख सकते हैं। और ऊपर आई सेक्शन में भी उसकी लिंक जो है दे रखी है और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे रखी है, जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा। उसी के बाद में अगर आप पेपर की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्त। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं उन सभी गैस क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ जो परीक्षा में आने की उनकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं यहाँ आपको कराऊंगा। देखिए पेपर पैटर्न की वीडियो इसीलिए देखने के लिए कह रहा था कि मैं यहाँ पर आपको उसी तरीके से तैयारी कराऊंगा जिस तरीके से परीक्षा में आपके प्रश्न जो है, प्रश्न पत्र जो है वो आएगा। पहला प्रश्न जो रहेगा वो एमसीक्यूएस टाइप क्वेश्चंस का रहेगा। पहला प्रश्न जो रहेगा हमारा वो, तो भैया यहाँ मैं आपको एमसीक्यूएस टाइप क्वेश्चंस ही बता रहा हूँ। टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जहां हमसे पहले जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें पूछे जाते हैं। तो उन्हीं 5 नंबर के लिए यहाँ हमें मेहनत करनी है। टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ उन 5 नंबरों के लिए। इन 50 क्वेश्चंस को आप सही तरीके से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, तो भैया आप कि जो 5 नंबर है ना वो कहीं नहीं जाएंगे। 50 आउट ऑफ 50 आपके आएंगे ही आएंगे अगर आप सही तरीके से, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए कई सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड। उस मटेरियल को भी आपको देखना है, वो मटेरियल भी आपके लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा हमारा कि 1 घन मीटर जो है इसमें कितना जल जो है हमारा वो आ सकता है। यानी कि कोई भी हमारा एक क्यूब है, उस क्यूब की जो लेंथ रहेगी, ब्रेथ रहेगी, हाइट रहेगी भैया, वो रहेगी हमारी क्या 1 मीटर। यानी 1 मीटर की जो हाइट रहेगी तो उस जो क्यूब है हमारा, यानी 1 मीटर की उसकी हाइट हो गई। हाइट भी हमारी 1 की है और हमारी लेंथ भी उसकी 1 की है, ब्रेथ भी हमारी उसकी 1 मीटर की है। तो भैया इस प्रकार का जो क्यूब बनेगा ना, क्यूब फॉर्मेशन होगी, इस प्रकार की क्यूब जो बनेगा ना उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। और वही चीज हमसे यहाँ इस प्रश्न में पूछी हुई है, यानी कि हाउ मच वाटर इज देयर इन 1 क्यूबिक मीटर। तो भैया 1 क्यूब मीटर में हमारा 1000 लीटर जो है पानी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हमें निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए या हम किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम इस्तेमाल करके जो एसिडिक सॉइल है उसे हम अपनी इंप्रूव कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसे उदासीन कर सकते हैं। तो भैया ऑप्शन दे रखे हैं, जिप्सम है, पायराइट है, चूना है और गोबर है भैया। तो देखो भाई, काउडंग ऑर्गेनिक मैटर है, इसे हम डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चूना जो होता है एल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। पायराइट जो होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। जिप्सम भी हमारी एसिडिक नेचर की ही होती है। लेकिन यहाँ हम जो इस्तेमाल करते हैं वो चूना इस्तेमाल करते हैं। चूना इस्तेमाल किस लिए करते हैं? यहाँ जो एसिडिक सॉइल है हमारी उसे जो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ चूने का इस्तेमाल करते हैं। चूने का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जो हमारी अम्लीय मृदा है उसे सुधारने के लिए। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि भैया रबी के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल हमें इसमें से उगानी चाहिए। तो भाई भिंडी है, शकरकंद है, खरबूजा है, टमाटर है। तो यहाँ इनमें से बताना है कि भाई जो रबी की सीजन है उसमें हम कौन सी फसल उगाते हैं। तो भैया रबी आप समझते हैं सर्दियों का मौसम जो कि अभी फिलहाल चल रहा है। तो इस समय कौन सी खेती होती है? इस समय आप गेहूं देखते हैं, ठीक है, टमाटर देखते हैं, और इस समय आप आलू देखते हैं, मटर देखते हैं, चना देखते हैं, सरसों देखते हैं। ये सब क्या है? रबी की ही तो फसल है भैया, रबी के सीजन की फसल है। तो भिंडी हमारी जायद में होती है या खरीफ में की जाती है। शकरकंद भी हम खरीफ में या जायद में करते हैं। खरबूजा जायद में ही करते हैं। लेकिन टमाटर एक ऐसी क्रॉप है जिसे हम 12 मासी कर सकते हैं, 12 महीने इसकी खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? टमाटर रहेगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस फसल में पाला सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है? लोवेस्ट टॉलरेंस जो है कौन सी क्रॉप रखती है यहाँ पर? फ्रस्ट से। फ्रस्ट यानी पाला, सर्दी से। भैया पत्ता गोभी है, टमाटर है, सलजम है, बैगन है। भैया बैगन अपने आप को बचा सकता है, कोई इश्यू नहीं आता बैगन पे। सलजम को भी कोई इश्यू नहीं आता, पत्ता गोभी को भी कोई इश्यू नहीं आता पाले से, ठीक है, अपने आप को बचा सकती है, इतनी इनके पास टॉलरेंसी होती है। लेकिन टमाटर बहुत ही हल्की क्रॉप है, आसानी से फ्रस्ट से ग्रसित हो जाती है और ये
तुरंत ही खत्म हो जाती है। रोग इसमें जो लगते हैं वो आप जानते हैं कौन से आते हैं, अगैती झोलसा, पचैती झोलसा वगैरह, जिसमें रोग आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बाढ़ से प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो हमारे प्रदेश का, हमारे उत्तर प्रदेश का भाग बताना है यहाँ पे कि बाढ़ से कौन सा भाग है हमारे प्रदेश का जो कि सर्वाधिक मोस्ट अफेक्टेड एरिया है, मोस्ट अफेक्टेड रीजन है फ्लड से। तो भैया यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट दे रखा है, वेस्टर्न दे रखा है, सेंट्रल दे रखा है, बुंदेलखंड रीजन दे रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर रहेगा ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट क्या है कि इधर की साइड में हमारा बिहार है, असम है, और यहाँ क्या है कि ये जो रीजन है हमारा, ये नदियों से घिरा हुआ रीजन है। तो यहाँ क्या है, मानसून भी बहुत अधिक आते हैं, हैवी फ्लड हो जाती हैं, तो इसके कारण ये क्षेत्र जो है सर्वाधिक ग्रसित रहता है किस चीज से? बाढ़ से। तो इसका राइट आंसर क्या रहा? ईस्टर्न पार्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम करेक्ट है, सॉरी फर्स्ट। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भैया पूसा ज्वाला प्रजाति है, पूसा ज्वाला जानते हो? नहीं जानते ना, चलिए ट्रिक से याद कराता हूँ। पूसा ज्वाला, पूसा तो आपको याद करनी होगी, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ज्वाला सुनिए। ज्वाला, जब आप मिर्च खाते हो भैया तो आपको कैसा लगता है? तीखापन आता है, एकदम जलन होती है, ज्वाला ही तो होती है, जलन को हम ज्वाला बोल सकते हैं, तीखेपन को अग्नि जैसी महसूस होती है, आग लग गई है, तो वही ज्वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? मिर्च। किसकी वैरायटी है? ये मिर्च की वैरायटी है। क्या है? पूसा ज्वाला। पूसा ज्वाला मिर्च की वैरायटी है। मिर्च जो है जलन पर क्रिएट करती है, इसलिए इसको हमने ज्वाला कह दिया। बहुत ही तीखी मिर्च है भाई पूसा ज्वाला। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा कि भैया अर्का प्रजाति किस फसल की है? अर्का वैरायटी बिलोंग्स टू विच क्रॉप? अर्का यहाँ किस चीज की है, यह हमें बताना है। गोभी है, टमाटर है, गन्ना है, मूंगफली है, तो ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो इनमें से किस चीज की वैरायटी है अर्का? देखिए हम बात करें अर्का की, तो अर्का ज्यादातर जो है टमाटर की जितनी भी क्रॉप है ना, सॉरी वैरायटीज है, उन वैरायटी से पहले लगा हुआ होता है। टमाटर की आप ज्यादातर जो ब्रीड्स उठा करके देखोगे, कल्टीवार्स उठा करके देखोगे, तो उनसे पहले अर्का लगा होता है। तो अर्का कहाँ का है? टमाटर में ज्यादातर यूज होता है, इसलिए इसका राइट आंसर टमाटर है। लेकिन ये प्रश्न सही नहीं हो सकता वैसे, क्योंकि भैया अर्का तो हर किसी वैरायटी से पहले लग सकता है ना। अर्का की मूंगफली भी आ सकती है, गन्ना भी आ सकता है, गोभी भी आ सकती है, टमाटर भी है, बैगन भी आ सकता है, भिंडी भी हो सकती है ना। तो भैया ये जो आंसर है डाउटफुल क्वेश्चन है भाई, लेकिन इसका आंसर जो रहेगा मेरे हिसाब से टमाटो रहेगा, क्योंकि ज्यादातर टमाटर की जितनी भी वैरायटीज हैं तो ज्यादातर मतलब मोस्टेड टमाटर के साथ में इसका कनेक्शन रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? टमाटर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भैया पोटास की मात्रा सर्वाधिक किस उर्वरक में होती है? अब देखो यूरिया, नाइट्रोजन होती है भैया, जिप्सम अलग ही चूना है भैया, ठीक है, और म्यूरेट ऑफ पोटास है, और सुपर फास्फेट है। सुपर फास्फेट में फास्फेट होती है, लेकिन ये गलत आंसर है, गलत। और ये यूरिया भी गलत है, जिप्सम भी गलत है, लेकिन पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास है भैया इसके अंतर्गत। तो म्यूरेट ऑफ पोटास यानी एमओपी के अंतर्गत 60% पोटास होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उर्वरक को नमी से बचा करके रखना चाहिए? तो देखो म्यूरेट ऑफ पोटास कोई इश्यू नहीं होता, नमी इसका कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाती, डीएपी का भी नमी कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाती, जिप्सम का भी कुछ नमी ज्यादा नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन यूरिया का बहुत कुछ बिगाड़ देती है दोस्त, क्योंकि यूरिया एक हाइग्रोस्कोपिक मैटर है भैया, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने आप को पिघला देता है, मेल्ट कर देता है, इसीलिए यूरिया एकदम करेक्ट आंसर है इसका। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि धान की रोपाई में पौधों के बीच में कितनी दूरी होती है? कितनी दूरी हमें रखनी चाहिए या होती है? प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे। तो दोस्तों यहाँ पर जो देखो 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी अगर आप रखोगे तो बहुत ही ज्यादा सघन हो जाएगी, आपकी जो ट्रांसप्लांटिंग है वो घनी हो जाएगी, ठीक है। और 15 से 20 रखोगे तो मीडियम है, 20 से 25 थोड़ी सी डिस्टेंस हो जाएगी, और 30 से 35 ज्यादा डिस्टेंट हो जाएगी, और इसीलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा ना? वो रहेगा हमारा सेकंड वाला ऑप्शन। सेकंड वाला ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी? तो भैया पेस्टिसाइड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, फंगिसाइड फंगस को, बायो फर्टिलाइजर अभी बताऊंगा आपको, हर्बिसाइड हर्ब्स को कंट्रोल करने के लिए। बायो फर्टिलाइजर इसका राइट आंसर है। क्यों है सुन लीजिए। बायो फर्टिलाइजर जो है एनहांस करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है, एंड इंप्रूविंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी विद इन आवर सॉइल। जो हमारी मृदा है, सॉइल है, उसके अंतर्गत न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? बायो फर्टिलाइजर्स रहा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किस फसल में पिंक बॉलवर्म गुलाबी शुंडी, जैसे गुलाबी शुंडी कहते हैं भाई, गुलाबी इल्ली कहते हैं, नामक कीट का सबसे अधिक
प्रकोप रहता है या नुकसान करता है तो किस क्रॉप का करता है भैया? गेहूं का, धान का, कपास का, चिकपी का। तो यहाँ राइट आंसर जो रहेगा ना वो कॉटन रहेगा भाई। कॉटन में आपने सुना होगा गुलाबी सुंडी यूं ही तू ही कंट्रोल नहीं होती, बहुत सारे तिकड़म बैठाने पड़ते हैं किसान को तब जाके कंट्रोल कर पाता है। और इसीलिए फिर बीटी कॉटन आया। बीटी कॉटन इसी के लिए तो बना भैया, पिंक वॉल्वम से बचाने के लिए हमारे कॉटन को, ठीक है। इसके बाद हमारा सस्य विज्ञान, जो हम अगला प्रश्न ना वहां हमसे पूछा जा रहा है सस्य विज्ञान के बारे में। सस्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य या मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? कीट प्रबंधन, एंटोमोलॉजी का रहता है भैया। पौधों का पोषण, ये हमारा इसका नहीं है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का है, ओके। इसके बाद फसल संरक्षण एग्रोनॉमी का हो सकता है, क्रॉप प्रोटेक्शन हो सकता है, लेकिन क्रॉप प्रोटेक्शन तो हम अलग से भी पढ़ते हैं। लेकिन एग्रोनॉमी जो है ना इसका रहता है हमारी उपज और उत्पादकता में वृद्धि करना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? इंक्रीज इन यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी। राइट आंसर क्या रहा? इंक्रीज इन यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी, ओके। अब हमारा अगला प्रश्न भैया जी कि अल्फा अल्फा किस फसल का एक प्रकार है? तो क्या है भाई अल्फा अल्फा? दाल है, फ्रूट है, चारा फसल है, तिलहन है? भैया एक फॉरेज क्रॉप है, क्या है? चारा फसल है। चलो भाई अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो भैया अगला प्रश्न है धान की खेती के लिए आदर्श मृदा कौन सी होती है? भैया यहाँ पर कुछ मृदा दे रखी है। आपने अगर धान की खेती वाली मेरी जो वीडियो है ना, शायद 12th क्लास की मैंने भी अपलोड नहीं की है, 10th क्लास की मैंने अपलोड की है, जहां मैंने राइस कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन पढ़ाया है। वहां मैंने अच्छी तरीके से बताया है कि कौन सी मृदा जो है बहुत अच्छी है धान की खेती के लिए। तो भैया ये मृदा जो रहती है ना हमारी, वो रहती है दोमट मृदा। दोमट मृदा के अंतर्गत हमारा जो धान होता है ना, धान की खेती बहुत अच्छी होती है। लोमी सॉइल जो है ना भैया बहुत अच्छी मानी गई है धान की खेती के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भैया मृदा में उपस्थित जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो भैया मृदा के अंदर जो जैविक पदार्थ है, ना तो उसे हम जल कहेंगे, ना हम उसे खनिज कहेंगे, और यहाँ ना तो हम उसे बैक्टीरिया कहेंगे, हम उसे ह्यूमस कहेंगे। क्या कहेंगे? ह्यूमस कहेंगे। ह्यूमस इंप्रूव करती है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को, एनहेंस करती है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को, और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को। तो ये सारे फीचर्स होते हैं ह्यूमस के, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भैया सत्यानाशी खरपतवार किस फसल में सबसे ज्यादा हमें नुकसान दिखाता है? तो ये सत्यानाशी बीड जो है गन्ने में, धान में, चने में, मूंगफली में, किस में सबसे ज्यादा हमें नुकसान दिखाता है? तो भैया सत्यानाशी जो है ना, सत्यानाशी एक बीड है जो कि सीवियरली इम्पैक्ट करता है हमारी राइस प्रोडक्शन यानी राइस की खेती को, ठीक है। ये कंपटीशन क्रिएट करता है हमारे राइस की खेती के, राइस के साथ में प्लांट्स, राइस के जो प्लांट्स हैं, धान के पौधे जो हैं उनके साथ में न्यूट्रिएंट के लिए और अन्य भी चीजों के लिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किस तकनीक का उपयोग करके मृदा अपरदन जो होता है ना उसे रोका जा सकता है? सॉइल एरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं फसल चक्र से, इरिगेशन से, कंटूर बंडलिंग से, या निराई गुड़ाई से। किससे कर सकते हैं भैया? ना तो हम फसल चक्र अपना करके हम थोड़ी बहुत रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। फसल चक्र से कैसे रोकेगा भाई? नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो इरिगेशन मिट्टी को बहा के ले जाती है, कैसे भैया? नहीं रोक पाओगे। अगर आप हाँ ड्रिप इरिगेशन करते हो तो रोक सकते हो भाई, निराई गुड़ाई करके भी नहीं आप कर सकते, क्योंकि यहाँ भी तो आप जो सॉइल की लेयर्स हैं उनको उथल पुथल कर रहे हो, ठीक है, ऊपर नीचे हो रही है ना। लेकिन हाँ कंटूर बंडलिंग जो है ना, इसके थ्रू आप आसानी से सॉइल एरोजन को रोक सकते हो, ठीक है। तो भैया हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि भैया भारत में गेहूं की बुवाई के लिए आदर्श समय क्या रहता है, यानी कि व्हाट इज द आइडियल सोइंग टाइम फॉर बीट इन इंडिया? तो भैया सितंबर में गेहूं की बुवाई नहीं की जाती है, ओके। जनवरी में 25 जनवरी तक गेहूं की बुवाई की जाती है, लेकिन ये आइडियल नहीं है। दिसंबर में बुवाई की जाती है, लेकिन ये आइडियल नहीं है। आइडियल जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा वो अक्टूबर नवंबर का महीना रहेगा भैया। अक्टूबर नवंबर के महीने में आपकी गेहूं की जो बुवाई है वह की जाती है, और यही इसका एकदम राइट टाइम पीरियड रहता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गन्ने की एक कली वाली आंख को क्या कहा जाता है? कि भैया ये हमारी गन्ने का कोई एक टुकड़ा है और उसमें एक ही बड़ है, सिंगल बड़ है, भैया उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पर बड़चिप। बड़चिप जो है इसे डिफाइन किया जाता है कि भैया ऐसा गन्ने का एक टुकड़ा जहां केवल एक ही आंख उस पर हो तो उसे बड़चिप कहेंगे हम लोग, ठीक है। अ सिंगल बर्ड आई चिप इज कॉमनली यूज्ड इन शुगर कैन प्रोपगेशन। ये जो सिंगल बर्ड आई की जो टुकड़ा है भाई गन्ने का, एक कली की आंख वाला जो गन्ना है भैया, तो इसका काम जो है प्रोपोगेशन का काम होता है। गन्ने की जो खेती की जाती है इसके थ्रू ही की जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मूंगफली के उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? तो भैया मूंगफली के उत्पादन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है इंडिया के अंतर्गत, तो वो ना तो पंजाब है, ना ही राजस्थान है, ना ही महाराष्ट्र है, वो है हमारा गुजरात। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का? मूंगफली का।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उर्वरक अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ कुछ उर्वरक दे रखे हैं दोस्त, जैसे कि यूरिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सुपर फास्फेट है, पोटास है। यूरिया एसिडिक नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में आपको कैल्शियम मिल रहा है, तो ये भैया यहाँ पर एसिडिक नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर बेसिक एल्कलाइन नेचर का होगा। और इसके बाद हमारा सुपर फास्फेट है। सुपर फास्फेट और पोटास, पोटास भी नहीं होता है, लेकिन सुपर फास्फेट जो है एसिडिक नेचर का होता है। यदि आप डीएपी ज्यादा से ज्यादा अपनी खेत में दोगे तो भैया हमारी सॉइल जो है एसिडिक हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। इसीलिए आपको डीएपी जो है या जो भी आप फॉस्फेट का अमेंडमेंट अपनी सॉइल में दे रहे हैं उसे ध्यान से दीजिएगा। ओके, इसके अलावा अगला प्रश्न है पानी में घुलने वाली उर्वरक का क्या नाम है। तो भैया अमोनियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट। दोस्तों यहाँ पर आपको ये कुछ उर्वरक दे रखे हैं जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो बहुत तीव्र गति से घुलता है इन सभी के मुकाबले में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कैल्शियम नाइट्रेट रहेगा। वैसे है तो सभी, लेकिन तीव्र गति से घुलने वाला कैल्शियम नाइट्रेट खाद है, इसीलिए कैल्शियम नाइट्रेट जो है इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर अगर यूरिया दे रखा होता तो यूरिया हम वहां पर आंसर लगाते, क्योंकि यूरिया इनसे भी तेज घुलता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कीटनाशक फसल की जड़ों पर असर डालता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड अफेक्ट द रूट ऑफ क्रॉप्स। तो भैया इमिडाक्लोप्रिड है, थायोमेथोक्साम है, डाइमिथोएट है और फेनवलेट है। ठीक है, फेनवलेट जो है यहाँ पर इनमें से हमें बताना है कि दोस्त इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शंस मैंने आपको बता ही दिए हैं कैसे क्या है यहाँ पर। तो देखिए इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ना वो इमिडाक्लोप्रिड है। क्या है, इमिडाक्लोप्रिड है इसका राइट आंसर। इमिडाक्लोप्रिड जो है ना ये एक पेस्टिसाइड है भैया, जो कि हम यूज में लाते हैं ज्यादा से ज्यादा सकिंग पेस्ट जो होते हैं ना उनको कंट्रोल करने के लिए। यदि हम इसी इमिडाक्लोप्रिड को अपनी सॉइल में डालें तो भैया जो जड़ में कीट लगते हैं ना उनसे भी हमें राहत मिल जाती है, वो उनको भी ये खत्म कर देता है। तो इसका डबल बेनिफिट है हमें। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है भैया कि भारत में सबसे अधिक बुवाई की जाने वाली धान की किस्म कौन सी है। तो यहाँ देखिए बासमती दे रखी है, नीलम दे रखी है, पद्धा दे रखी है, साथी दे रखी है। ये शायद मैंने कभी वैरायटी के नाम सुने नहीं, अगर होंगे तो हो भी सकते हैं, लेकिन बासमती मैंने सुना है, तो ये बासमती यहाँ पर हम राइट आंसर जो है लगाएंगे। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है कि भैया 1 एकड़ की माप कितनी होती है, यानी हेक्टेयर में कन्वर्ट करके हमें बताना है कि 1 एकड़ कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। तो भैया 1 एकड़ जो है ना आधे हेक्टेयर के बराबर होता है भैया। तो राइट आंसर क्या रहा, आधा हेक्टेयर। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कृषक जीवन का आदर्श उद्देश्य क्या है, यानी कि यहाँ हमें मेन ऑब्जेक्टिव बनाना है हमारे किसानों के जीवन का। तो भैया किसानों की आय में जो वृद्धि है उसका, या पानी की बचत का, मृदा की उर्वरता को बढ़ाना, या कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन का। तो भैया इनका जो उद्देश्य रहता है ना मेन, वो होता है किसानों की इनकम को बढ़ाना। कृषक जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो इनकम को बढ़ाना होता है। ठीक है, इसके अलावा हम अगला प्रश्न है भैया, तो यहाँ पूछा गया है कि वास्तविक कृषि उत्पादन और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो भैया यहाँ पर कृषि घाटा दे रखा है, उत्पादन दे रखा है, यानी कि उत्पादन खाली नहीं है, प्रोडक्शन सरप्लस है, उत्पादन सरप्लस है, खाद्य संकट है, बफर स्टॉक है। तो इसका राइट आंसर जो है ना वो प्रोडक्शन सरप्लस है। ओके, तो दोस्तों यहाँ हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि भैया किस फसल में सबसे अत्यधिक जो है रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो भैया यहाँ आपको कॉटन है, राइस है, पोटैटो, शुगरकेन ऑप्शन में दे रखे हैं। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं केमिकल्स का, वो करते हैं कॉटन के अंतर्गत। कॉटन के अंतर्गत गुलाबी सुंडी, पिंक बॉलवर्म नाम का एक कीट होता है, वो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता भैया ये। तो इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए किसानों को बहुत ही ज्यादा अत्यधिक जो रसायन है उनका प्रयोग करना पड़ता है। और इसीलिए बीटी कॉटन नाम की एक जो स्पीसीज बोल सकते हैं या वैरायटी बोल सकते हैं वो रिलीज की गई थी। इस केमिकल्स का यूज जो है इसे कम करने के लिए। अब दोस्तों अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं में से एक क्या है। तो भैया यहाँ सच्चाई का महत्व है, भूमि कर है यानी लैंड टैक्स है, जलवायु परिवर्तन है, ग्रामीण बेरोजगारी है। तो ये सारी चीजें हमें जो है यहाँ पर ऑप्शंस में दे रखी हैं, और इसके ऑप्शंस को देखते हुए हमें इस प्रश्न का आंसर जो है देना है कि व्हाट इज द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो भैया लैक ऑफ इरिगेशन इसका राइट आंसर यहाँ रहने वाला है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर कृषक बंधन किस योजना का हिस्सा है। कृषक बंधन जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का है, या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का है, कृषि उत्पादन योजना का है, या राष्ट्रीय पशुधन मिशन का है। तो भैया यहाँ ये किस चीज का है। तो भैया ये है ना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम की का ही एक हिस्सा है, क्या है, पार्ट है भैया। तो
तो इसका राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सेकंड। अब दोस्तों अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कृषि का ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, यानी व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, फसल की वृद्धि को नियंत्रण करना, या फिर फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए जलवायु परिवर्तन, या फिर पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, या फिर कृषि से जुड़े प्रदूषण के प्रभाव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रकार के जलवायु को समुद्र तटीय जलवायु कहते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड कोस्टल क्लाइमेट। तो यहाँ आपको ऑप्शंस दे रखे हैं भाई कि हाई टेम्परेचर लिमिट, या हाई ह्यूमिडिटी एंड लो रेनफॉल, या हाई टेम्परेचर एंड मोर रेनफॉल, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। तो इसका राइट आंसर हमें यहाँ पर देना है। भैया यहाँ आपने ऑप्शंस को पढ़ लिया है, क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? तो वो जान लेते हैं अभी। देखिए उच्च आर्द्रता और कम वर्षा, इसका यहाँ पर राइट आंसर जो है रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा कि भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। विच स्कीम वॉज स्टार्टेड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिशन, या प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि, या फिर यहाँ दे रखा है एग्रीकल्चर क्लाइमेट चैलेंज प्लान, या इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो इसका राइट आंसर जो है हमें यहाँ बताना है। तो भैया ये तो किसानों को एक 2-2 हजार रुपए की किस्त दी जाती है, तो वो चीज इसमें बताई गई है। किसानों को खाद खरीदने के लिए, अन्य किसी एक्टिविटीज के लिए दी जाती है। और ये जो है एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज प्लान, ये अलग ही है, ये जैविक खेती से रिलेट नहीं करता है। और ये हमारा फूड सिक्योरिटी वाला भी जैविक खेती से रिलेट नहीं करता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेट करने वाला जो योजना रहेगी ना, वो नेशनल ऑर्गेनिक फूड मिशन रहेगी, यानी राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या रहा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है कि फसल सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण सर्वोत्तम है। भैया तो यहाँ स्प्रे पंप है, ट्रैक्टर है, ड्रोन है, पंखा है। तो पंखे का हम इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे भैया अपनी फसल को सुरक्षा देने के लिए? तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। स्प्रे पंप से हम क्या खाक सुरक्षा कर लेंगे? जब तक उसमें कोई हम चीज नहीं डालेंगे, कोई केमिकल नहीं डालेंगे तब तक। ट्रैक्टर से तो हम जुताई करते हैं, क्या हम ट्रैक्टर से किसी को बचा सकते हैं? लेकिन ड्रोन से हम अपने खेत को मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर कर लेंगे तो हम उसे बचा सकते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या रहा? ड्रोन रहा। इसके अलावा अगला प्रश्न है, भारत में सब्जी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल और बिहार। यहाँ ऑप्शंस में दे रखे हैं। तो भैया यहाँ पर जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है लीड्स करता है वेजिटेबल प्रोडक्शन में ड्यू टू फर्टाइल सॉइल एंड डाइवर्स क्रॉप्स, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स पाई जाती हैं, साथ ही यहाँ की जो सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल है। इसके अलावा अगला प्रश्न है भैया, किस उर्वरक को कृषि रसायन कहा जाता है? एग्रीकल्चर केमिकल कहा जाता है। इनमें से किस उर्वरक को? यूरिया को, पोटास को, नीम के तेल को, या रॉक फास्फेट को? तो भैया यहाँ इसका राइट आंसर जो रहने वाला है ना, वो रहने वाला है पोटास। पोटास को यहाँ एग्रीकल्चर केमिकल कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में बीज दर का क्या महत्व है? What is the importance of seed rate in Indian agriculture? बीज का सही अनुपात और गुणवत्ता, खेत में बीज की बुवाई की जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, उसको डिफाइन करना, या फिर सही समय पर बीज की बुवाई करना, ये उपयुक्त में से सभी, यानी कि सभी है यहाँ पर। तो देखिए प्रॉपर रेशियो एंड क्वालिटी ऑफ सीड्स जो है यहाँ पर जो सीड रेट है उसके थ्रू हम देख सकते हैं, ठीक है। और डेप्थ ऑफ सोइंग ये भी बहुत जरूरी होती है, सीड रेट के अनुसार ही हम डेप्थ ऑफ सोइंग वगैरह वगैरह डिफाइन कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे। और सही समय पर बुवाई भी यहाँ पर बहुत जरूरी होती है। और यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा ना वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा। देखिए ऑल ऑफ द अबव का मतलब ये है कि सीड रेट इंपैक्ट प्रॉपर स्पेसिंग, क्वालिटी, टाइमली सोइंग, ऑल अफेक्टिंग यील्ड, सभी चीजों को यहाँ पर ये सेटिस्फाई करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसमें सिंचाई की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? गेहूं में, मक्का में, सरसों में, धान में? भैया चावल में। तो आपने सरसों में तो 2 या 3 सिंचाई देते हैं, मक्के में भी ऐसे ही देते हैं, लेकिन गेहूं में भी 4 से 5 लगती है, लेकिन चावल में तो देनी ही होती है भैया, पानी भर के ही रखना होता है। राइट आंसर क्या है? चावल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस खाद्य फसल की जड़ें सब्जियों के रूप में प्रयोग की जाती हैं? तो भैया आलू जड़ नहीं होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है।
शकरकंदी ये भी मॉडिफाइड स्टेम ही होते हैं एक तरह से, और प्याज ये बल्ब कहलाता है, और गाजर जो है ये रूट कहलाती है भैया। तो गाजर इसका क्या रहा, सही आंसर रहा, क्या रहा, सही आंसर रहा क्या, कैरेट। कैरेट इसका एकदम राइट आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न रहा कि यहाँ पूछा गया है कि विच मेथड कंज्यूम द मोस्ट वाटर। तो भैया ड्रिप सिंचाई से, स्प्रिंकलर से, या नदियों से सिंचाई से, या वर्षा जल संचयन से। प्रश्न को हिंदी में भी पढ़ देता हूं एक बार। किस पद्धति से अधिक पानी की खपत होती है, किस पद्धति से। तो भैया नदियों से सिंचाई अब हम करते हैं, कैनाल इरिगेशन करते हैं, तो सबसे ज्यादा पानी की वेस्टेज यहाँ पर होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है किसे कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो देखिए रासायनिक उर्वरक को उच्च उपज देने वाली किस्में, सिंचाई परियोजनाएं, जैविक खेती। तो भैया यहाँ पर क्या हमारा राइट आंसर रहने वाला है, तो हाई यील्डिंग वेराइटीज रहने वाला है। हाई यील्डिंग वेराइटीज पर ही फोकस जो है यहाँ पर किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में अम्लीय वर्षा का प्रभाव होता है। तो भैया अम्लीय वर्षा का जो प्रभाव है ना वो किस क्षेत्र में होता है, ये हमसे पूछा गया है इस प्रश्न में। जलवायु परिवर्तन, मृदा की उर्वरता, बुवाई का समय, मौसम पैटर्न। किस क्षेत्र में अम्लीय वर्षा का प्रभाव बहुत अत्यधिक होता है, इम्पैक्ट पड़ता है एसिड रेन का। क्लाइमेट चेंज में, या सॉइल फर्टिलिटी में, या फिर सोइंग टाइम पर, वेदर पैटर्न पर। वेदर पैटर्न पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सोइंग टाइम पर भी नहीं पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज पर भी नहीं पड़ेगा भैया। सॉइल फर्टिलिटी बदल जाएगी, एसिडिक हो जाएगी ना सॉइल, इसीलिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य भैया। असम है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है। तो राइट आंसर क्या है, असम। असम के बागानों से चाय आती है, इसीलिए इसका राइट आंसर असम है। ओके। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कृषि क्षेत्र में पर्यावरणीय बदलाव को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीक जो है उसकी हेल्प जो है ली जाती है। तो भैया जलवायु परिवर्तन अनुकूल करना, या फिर उर्वरक की खपत को कम करना, सिंचाई प्रणाली का सुधार करना, सभी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा सभी। टेक्नोलॉजीज लाइक इरिगेशन इंप्रूवमेंट जो है, या फिर हम बात करें क्लाइमेट अडॉप्टेशन मिटिगेशन है, या एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, तो सबको यहाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव रहा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारत में जैविक खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो भैया देखिए जैविक खाद्य उत्पादों के लिए तो कौन सा यहाँ पर जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, फसाई जो है खाने पीने की चीजों को देता है, ठीक है। कृषि विकास प्रमाणन ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन है, ठीक है, तो ये नहीं हुआ। प्रोडक्ट प्रमाणन यानी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन तो किसी प्रोडक्ट को दिया जाएगा भैया। तो यहाँ बात हो रही है जैविक खाद्य उत्पादों की, तो जैविक खाद्य यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिया जाएगा। जैविक चीजों की बात हो रही है, जैविक प्रमाणीकरण रहा इसका राइट आंसर। सिंपल शब्द से आपको उसे रिलेट करके चलना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है। तो भैया यहाँ पर गेहूं है, ज्वार है, धान है, चना है। तो खरीफ में तो भैया देखो गेहूं रबी की है, सोरगम खरीफ में भी हो जाती है और जायद में भी की जाती है। धान जो है खरीफ की है और चना जो है ये रबी की है। तो ये तो दोनों में आ रही है, ये भी ये सिंगल में आ रहा है और ये जो है डबल में हो जाता है, ठीक है, ये वाला डबल में। तो इसे हम छोड़ देंगे, यहाँ पर ये सिंगल है, खरीफ में की जाती है इसकी खेती, किसकी, धान की। तो राइट आंसर क्या रहा, धान रहा हमारा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि में किसका सबसे अधिक उपयोग होता है। तो भैया यहाँ पशुपालन है, कृषि मशीनरी है, कृषि रसायन, पानी है। तो भैया पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है भारतीय कृषि में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहा, वाटर रहा। इसके बाद हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, इस लेक्चर का, तो वो है भैया भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, ऑप्शंस रखे हैं, लेकिन राइट आंसर जो रहेगा ना वो रहेगा गुजरात। गुजरात जो है डोमिनेट स्टेट है भैया कॉटन के प्रोडक्शन में, ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस जो है वहां के क्लाइमेट की, इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जो प्रश्न थे वो सॉल्व कराए हैं, कई सारे, एक नहीं कराया, कई सारे मैंने यहाँ पर आपको प्रश्न सॉल्व कराए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन में लेके आया था यहाँ पर, ठीक है। एक स्लाइड वो इंट्रो वाली रही और 51 स्लाइड्स हैं टोटल। 50 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर डिलीवर किए हैं भैया। अब आप बताइए ये प्रश्न मैंने आपको बताया कैसे थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपको मतलब पूछना है मेरे को प्रश्न कैसे थे, आपके मतलब के थे या नहीं थे, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो थे ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे परीक्षाओं में। अगर आप परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होते हैं पुराने वाले उन्हें उठा करके देखोगे ना तो आपको मिलेंगे यही प्रश्न। सही कह रहा हूँ भाई, वहीं से कंटेंट निकाला है मैंने आपके लिए, तो कंटेंट बनाया है मैंने आपके लिए, तो भैया मेहनत की है आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है वीडियो को। ओके, अगर आपको बहुत ही अच्छी हमारी वीडियो लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने मित्रों के साथ में, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट जो है आगे भी प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। ये तो अभी हमने केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न संख्या पहला था ना हमारा
वो कवर किया है। इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम पेपर पैटर्न को देखते हुए चलेंगे। पेपर पैटर्न अभी तक आपने नहीं जाना है तो पेपर पैटर्न की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के उसे देख लीजिए। और भी वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है मैंने, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, जिन क्रॉप्स के आने के चांसेस है वो भी लगा रखी है, तो जाकर के उसे देख सकते हो भैया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से लेकर के, किसी भी सब्जेक्ट से लेकर के, एग्रीकल्चर ही नहीं किसी से भी भैया, आपकी 12th क्लास में कुछ भी आता हो, चाहे वो पशुपालन विज्ञान हो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो भाई, बेझिझक पूछ लीजिएगा, आपकी हेल्प के लिए ही बैठा हूँ। ओके, अभी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।